हेलो एवरीवन। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें, जो कि आप सबको पता ही है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके के स्टेट सिविल सर्विसेज हो, उसके लिए एक साइंस एंड टेक एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता जा रहा है। और उसी इंटीग्रल सेगमेंट या फिर पार्ट का एक बड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, ये एक मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसके जो सिग्निफिकेंस हैं, ये लगभग हर एक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को कवर करती है। कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन्स वगैरह का डेवलपमेंट ले लो, जो ड्रग्स वगैरह डेवलप करी गई है, जो डायग्नोस्टिक कोविड वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करा, उन सब में हमने बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के भी इस्तेमाल करें। उसके अलावा आज के तारीख में जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो बायोफ्यूल वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगेन बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ जनरल नॉलेज एस्पेक्ट, ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे किन किन एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व हुई है, हम इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा इंडिया में बायोटेक का क्या स्कोप है, किन सेक्टर्स में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। प्लस जो कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, टाइप्स ऑफ बायोटेक, कलर्स ऑफ बायोटेक, जो कई सारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन वगैरह में, ये पूछे जाते हैं। और कॉमन सेंस के लिए भी, कॉमन नॉलेज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हम आज उसे डील करेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडिया, प्लस साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी और उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक, लेट्स मूव ऑन। विल स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक, ये कहने के लिए ये कहा जाता है एक ब्रांच ऑफ साइंस है या फिर ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां पे हम नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जो ज्ञान है उसको हम इस्तेमाल करते हैं और इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, बेनिफिशियल हो। इस सिंपल से मीनिंग को ही हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखें, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? It is a branch of science that is responsible for utilizing technology. ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है to produce products, इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इन प्रोडक्ट्स की खास बात क्या रहती है? It is responsible for bettering human life। ठीक, अगर हम एस्पेक्ट बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली में दो वर्ड से बना हुआ है, फ्रॉम दो टू वर्ड्स। एक है बायो, जो कि बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है टेक्नोलॉजी। तो याद रखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो की जब हम बात करें, व्हाट इज बायो, इट रिप्रेजेंट्स बायोलॉजी। और बायोलॉजी क्या है, वैसे सबको पता ही है, साइंस ऑफ लाइफ। ठीक, और टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जब आप बायोलॉजी, ठीक, इसकी नॉलेज को किसी एक टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हो तो यही आपके लिए बन जाती है बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? जैसे हम ह्यूमन हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सेंसेशन हो गया। वैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह में भी सिमिलरली कई सारे क्या होते रहते हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक, या फिर सिंपली कह सकते हो बायोलॉजिकल मेथड्स, टेक्नोलॉजीज आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कई सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ हम ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक, तो हम हमारी बॉडी में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो प्रोसेस है उनका इस्तेमाल करते हैं, प्लस साथ ही साथ हम ऑर्गेनिजम्स का, उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सके। और इससे क्या होगा, जो ह्यूमन लाइफ है हम इसे बेहतर बना पाए। ठीक, तो सिंपल सा डेफिनेशन है,
बायोटेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज देयर प्रोडक्ट्स टू बेटर ह्यूमन लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक। बायोफ्यूल में एक फ्यूल हम सुनते हैं बायो इथेनॉल के बारे में, ठीक। जब हम बायो इथेनॉल के बारे में बात करते हैं, बायो इथेनॉल का क्या यूटिलाइजेशन है, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी है रिगार्डिंग फ्यूल एंड ऑल, फ्यूल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन ये इथेनॉल प्रोड्यूस कहाँ से होता है? हाँ, सबको पता है कि जो फार्म वेस्ट है, शुगर केन, मेज के जो वेस्ट है, वेस्ट फूड ग्रेन्स वगैरह, उससे हम इथेनॉल बना रहे हैं। लेकिन प्रोसेस क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फर्मेंटेशन। सुना होगा ना फर्मेंटेशन के बारे में। अब फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं? फंगस या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक, या फिर बैक्टीरिया हो गया, या फिर फंगस वगैरह हो गए। अब ये क्या करते हैं? इन्हीं ऑर्गेनिक चीजों में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, इनको ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करते हैं? एनारोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं। शायद आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, साइंस के क्लासेस में, सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, उसमें हम पढ़ते हैं ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एनारोबिकली रेस्पायर करके क्या प्रोड्यूस करेगा? इथेनॉल। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने टर्म यूज करा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इट इज यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमने कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करी? यहाँ पे हमने इस्तेमाल करा एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन से ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करा? हमने बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल करा। और उससे क्या बना? उनके प्रोडक्ट्स बने। प्रोडक्ट्स के तौर पे ले लो इथेनॉल, अल्कोहल, और इसी अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम ह्यूमन लाइफ बेटर कर रहे हैं। अब ये जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, वो हमारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। सिमिलरली वैक्सीन्स, ठीक, ड्रग्स, मेडिसिन, उसके अलावा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किससे बन रही है? आज की तारीख में बायोटेक्नोलॉजी से बन रही है। और इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हमारा लाइफ बेटर हो रहा है। हमेशा इस चीज़ पे गौर तलब करिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करते हैं, साइंस एंड टेक में हम इनके बारे में बात करते हैं, उसका जो कॉमन लॉजिक है वो ये है कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे ह्यूमन लाइफ जितनी हो सके उतनी ज़्यादा बेटर हो, ठीक। सो दिस इज योर बायो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, बायोटेक्नोलॉजी के हिस्ट्री की बात करेंगे। अगर आप हिस्ट्रिकली बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, इस शब्द को किसने कॉइन करा था? इस शब्द को कॉइन करा था हंगरी के एक साइंटिस्ट है, कार्ल एरेकी, ठीक। कहीं कहीं कुछ बुक्स में कार्ली एरेकी, कार्लोस एरेकी भी बोला गया, बट जो कॉमन नाम चलता है इनका वो है कार्ल एरेकी, जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के जनक के तौर पे भी हम जानते हैं। तो याद रखेंगे, हु इज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? कार्ल एरेकी। एनीवेज, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन करा था, ठीक। पेशे से ये क्या है? पेशे से ये एक इंजीनियर है, ठीक। 1919 में ये एक इंजीनियर है। तो इसकी कहानी अगर हम सुने तो क्योंकि वो एक इंजीनियर है तो इन्होंने अपने ऑफकोर्स कॉलेज वगैरह में इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह करी होगी, और एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं स्टेथोस्कोप वगैरह हो गया, ब्लड प्रेशर की मशीन वगैरह हो गई, इंजेक्शन वगैरह हो गए, बाकी जो आपके MRI वगैरह करते हैं, ये जो मशीनें वगैरह होती हैं इन्हें हम मेडिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो हुआ ये था, कार्ल एरेकी जब अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी इन्होंने ख़त्म कर ली थी, उसके बाद ये एक इंजीनियरिंग फर्म में, मेडिकल फर्म में, जहाँ पे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पे इन्होंने एज अ इंजीनियर ज्वाइन करी, ठीक, ताकि मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर सके। अब इसी दौरान इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, मैन्युफैक्चर कर तो रहे कोई मेडिकल इक्विपमेंट जहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल क्या हो रहा है? इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बावजूद उस मशीन को बनाने के दौरान बायोलॉजी की नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं,
ब्लड प्रेशर की मशीन बनानी है, सबने लगभग ब्लड प्रेशर की मशीन के बारे में जाना ही होगा। वो डिजिटल वाली आती है, वो पुरानी वाली आती होगी जिसके लिए आपने देखो हाथ में पट्टी बांधते हैं, फिर वो प्रेशर देते हैं और उसके बाद हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है वो, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको बायोलॉजी की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन बॉडी की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं बायोलॉजी की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने ये कहा कि यार मैं इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, बना रहा हूँ मेडिकल इक्विपमेंट्स, और नॉलेज कहाँ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं तो कुछ एक अलग ही इंडिविजुअल हूँ, इंजीनियर मतलब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं एक यूनिक फील्ड में काम कर रहा हूँ। और उन्होंने उस यूनिक फील्ड को उस समय ऐसे बातों बातों में उन्होंने नाम कॉइन करा बायो टेक्नोलॉजी। ऐसी फील्ड, ऐसी एरिया जहाँ पे बायोलॉजी का नॉलेज और इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है। तो ऐसे बातों बातों में, कई बार ऐसे बातों बातों में एक आध न्यू वर्ड बोल देते हैं दोस्तों में, बातचीत में, वैसे इन्होंने ऐसे आइडिया लगाया कि यार मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे इंजीनियरिंग मेथड का इस्तेमाल हो रहा है और बायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करी जा रही, तब कोई एक प्रोडक्ट बन पा रहा है। तो ये जो फील्ड है, ये ना बायोलॉजी है ना ही इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी, बल्कि एक नई सेक्टर है, बायो टेक्नोलॉजी। और ये 1919 में इन्होंने ये चीज़ कॉइन करी, दुनिया को बताया। उसके बाद ये बन गए हमारे लिए क्या, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 1919 की अगर हम बात करें, आज 2024 की अगर हम बात करें, ज्यादा नहीं 105 साल हो गए। तो देखा जाए टेक्नोलॉजीज के मामले में ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है, क्योंकि इसकी कहानी बस कितने साल पुरानी, 105 साल पुरानी है। लेकिन जब आप रियलिटी देखें, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत पुरानी साइंस है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, सदियों से हम इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बस इन्होंने 1919 में हमें बताया कि हाँ भाई बायोटेक्नोलॉजी जैसी कोई फील्ड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अभी बायोटेक्नोलॉजी का जब इंट्रोडक्शन कर रहा था मैंने एक बात कही थी ना, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन के जरिए हम इथेनॉल बनाते हैं, वही सेम फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल भी तो बनाते हैं, चाहे वो मदिरा कह लीजिए, सोमरस जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और ग्रंथों में जिसके बारे में वेदों में बताया गया कि हाँ जो देवता थे वो सोमरस का पालन ये क्या है, सोमरस पीते थे, और वहीं पे जो आपके दानव वगैरह हुआ करते थे, राक्षस वगैरह होते थे, वो मदिरा का पान करते थे। ठीक, तो वो सब बनता किस चीज़ से थे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल होती थी। आज की तारीख में जो हम खाना वगैरह खाते हैं, साउथ इंडियन फूड का एग्जाम्पल लीजिए, डोसा इडली वगैरह ले लीजिए, ठीक, या फिर छोले भटूरे में जो भटूरे हैं उसका एग्जाम्पल लीजिए, खमन ढोकला का एग्जाम्पल लीजिए, उसमें भी आपने देखा होगा फर्मेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल हो। फर्मेंटेशन टेक्निक जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। ठीक, दूध से दही बन रहा है, सबको पता है, लेकिन दूध से दही बनने के लिए कौन इन्वॉल्व है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। और बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ हो, हम उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सिमिलरली हम सदियों से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे वो आपके अल्कोहल प्रोडक्शन में हो, चाहे वो अचार बनाने में हो, या फिर डोसा इडली बनाने में हो, भटूरे बनाने में हो, या फिर दूध से दही छाछ बनाने में हो, इन सारी चीज़ों में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सदियों पुरानी साइंस है, बस 1919 में हमें बताया गया, 1919 में हमें बताया गया कि हाँ भाई ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब ये जो एस्पेक्ट है, ये जो फैक्ट है, वो आपको याद रखनी है। ये कई बार प्रीलिम्स में, किसी भी यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो सदियों पहले से मौजूद थे और हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। तो याद रखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, बायो टेक्नोलॉजी। ठीक, और बायोटेक्नोलॉजी में भी कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होता था, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल होता था, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, सदियों से आज तक उसका इस्तेमाल करा जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे इस स्लाइड पे जो काम की चीज क्या है, वो ये है, कार्ल एरेकी इज द पर्सन हु कॉइन्ड टर्म बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे कोई ऐसे प्रोडक्ट जो बायोलॉजी के नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनती है, उसे बायोटेक प्रोडक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने बात कर ली है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके रूट्स कहाँ हैं, एंशियंट टाइम्स में मौजूद है। और कई सारी टेक्नोलॉजीज जैसे स्पेस टेक हो गया, नैनोटेक हो गया, न्यूक्लियर टेक हो गया, इन सारे टेक्नोलॉजीज में अगर देखें, बायोटेक्नोलॉजी का जो आउटरीच है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। वास्ट क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी लगभग हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जुड़ा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक लगभग बायोटेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सुबह उठते ही जो हम ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया। जो टूथपेस्ट की फॉर्मुलेशन में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा गया। खाना खाने बैठते हैं, जो इडली डोसा जो ब्रेकफास्ट में हम कंज्यूम करते हैं, उसमें बायोटेक है। जो हम केचप वगैरह यूज़ करें, जो पिकल अचार का इस्तेमाल करें, उसमें बायोटेक की नॉलेज इस्तेमाल हो रही है। सदियों पुरानी है लेकिन हो तो रही है। ठीक। उसके अलावा जो हम ट्रैवल करते टाइम जो बायोफ्यूल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायो डीजल, बायो इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दैट इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करते समय जो ग्रीन बायोटेक के बारे में आप पढ़ते हो, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक, ये सब क्या है, बायोटेक की देन है। तो देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक हम बायोटेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बन गया। ठीक, दुनिया के लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया में बायोटेक का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है, तो अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, इंडिया जो टॉप बायोटेक नेशंस की अगर हम बात करें, टॉप बायोटेक नेशंस में इंडिया कौन से रैंक पे आती है, टॉप 12 रैंक पे आती है। ठीक, इस चीज का नोट डाउन कर लेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक, एक इमर्जिंग फील्ड है और इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में आती है जहां पे बायोटेक पे अच्छा खासा काम करा जा रहा है। और इंडिया कितने रैंकिंग पे आती है, टॉप 12 कंट्रीज में आती है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल रैंक की बात करें, एक्चुअली जो इंडिया का रैंक है वो है 11th रैंक। इस चीज पे गौर तलब करेंगे कि इंडिया किस रैंकिंग पे आ रही है, इंडिया इज रैंक्ड 11th इन टॉप बायोटेक डेस्टिनेशंस। अब ऐसा क्यों है, हम इतने एडवांस कंट्री बोल रहे हैं, हम यूएस, साथ ही साथ यूके, ब्रिटेन, यूके तो हो गया, ब्रिटेन हो गया, हम वेस्टर्न कंट्रीज से compete करने की बात करें और हम रैंक 11 पे हैं, ऐसा क्यों? रीजन इज, स्टार्टिंग में हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग थी नहीं। ठीक, पहले से ऑलरेडी ब्रिटेन या फिर यूरोप के कंट्रोल में थे, ठीक, इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। फिर बाद में हम आज़ाद हुए तो हमारी उतनी प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, गरीबी थी, उतना ज़्यादा हम डेवलप थे नहीं, रिसर्च पे उतना ज़्यादा काम हुआ नहीं। 1991 के बाद हम मार्केट ओपन हुई, लिबरलाइज हुए, और उसके बाद धीरे धीरे फॉरेन कंट्रीज, एमएनसीज, ये सब इन्वॉल्व हुए और रिसर्च और टेक्नोलॉजी पे काम होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे आज की तारीख में हम आज के जो हम पोजीशन अटेन कर पाए, क्योंकि हमारी स्टार्ट थोड़ी सी क्या थी, डिलेड थी। इसी वजह से रिसर्च में जितना बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलपमेंट करी है, हम उतना कर नहीं पाए हैं। इसी वजह से आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारी रैंक कितने में आ रही है, हमारी रैंक 11 में आती है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। बट अगर प्रोग्रेशन देखें, रिसर्च वगैरह का रिजल्ट देखा जा रहा है, कहा जाता है विद इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम आसानी से रैंक 10 को ब्रीच कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाँ, टॉप 12 कंट्रीज में आते हैं और एग्जैक्टली हमारा रैंक क्या है, एग्जैक्टली हमारा रैंक है रैंक 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में अगर हम बायोटेक की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो काम है किस सेक्टर में हो रहा है, तो याद रखेंगे इंडिया में अगर 100% अगर देखें बायोटेक का जो काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो है ऑलमोस्ट 62% का, किस सेक्टर में, बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, या फिर कह सकते हो हेल्थ सेक्टर में। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा काम ऑलमोस्ट 62% हेल्थ सेक्टर में हो रहा है। किस चीज़ को बनाने में, वैक्सीन्स हो गई, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिसिन वगैरह बनाने में
सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो एस्ट्राजेनेका, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। ठीक, क्यों एस्ट्राजेनेका क्यों न्यूज़ में था? वो उन्होंने एक वैक्सीन बनाई था कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रही थी। भारत बायोटेक ने बनाया था कोवैक्सीन। ठीक, सिमिलरली आपने बायोकॉन के बारे में सुना होगा। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए। ठीक, तो ऐसे कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं जो इंडिया में ऐसे वैक्सीन्स, ड्रग्स वगैरह बना रहे हैं, और बायोटेक का सबसे ज़्यादा काम यही हो रहा है। इसी वजह से हाईएस्ट परसेंटेज इन्हीं को मिला है, 62%। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बायोफार्मा के बाद जो नेक्स्ट मेजर सेक्टर है, दैट इज विथ 16% इट इज बायो एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाला हाइब्रिड प्लांट समझ लो। ठीक, तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर, फिर सेकंड हाईएस्ट है एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आती है बायो सर्विसेज। बायो सर्विसेज में क्या जाता है? रिसर्च ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च वाला जो एस्पेक्ट है वो आ जाता है, जहाँ पे नए नए चीज़ों को डेवलप करना, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो इश्यूज है, चाहे फार्मा की हो या फिर एग्रीकल्चर में जो कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उनके लिए जो रिसर्च करी जाती है वो इसमें आ जाती है बायो सर्विसेज में। फिर जो लास्ट सेक्टर है, जो सबसे कम भी है, वो है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 7% है। तो याद रखेंगे, इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में इस्तेमाल करी जा रही है? फार्मा, फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है बायो सर्विसेज, और लास्ट में आ जाती है इंडस्ट्रीज। अब वो लोग इंडस्ट्रीज में कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने में, जो इथेनॉल वगैरह बना रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में आ जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की क्या रैंकिंग है, प्लस इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी किन मेजर 4 सेक्टर्स में इस्तेमाल करी जा रही है? फार्मा, एग्रीकल्चर, फिर आ जाता है आपका सर्विसेज या फिर रिसर्च, और लास्ट रहेगा हमारे लिए इंडस्ट्रीज। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। क्या ईयर ऑन और ईयर बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया में ग्रोथ हो रही है? यस, लास्ट 10 इयर्स में देखा गया इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं ऑन योर रिसर्च। साथ ही साथ कहा जाता है ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्यों? रीजन इज क्योंकि इसका कुछ एस्पेक्ट एग्रीकल्चर में है, हेल्थ सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स में होने की वजह से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या 7 से 8% ये हमारी इकोनॉमिक सेक्टर को भी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकता है। ठीक, सो दिस इज अबाउट बायोटेक इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था लेक्चर का, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसके क्या टाइप्स हैं, इसकी बात करेंगे। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप्स। वैसे टाइप्स ऑफ बायोटेक को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे कलर्स ऑफ बायोटेक भी कहा जाता है। ठीक, इसके ऊपर एसएससी और पीएससी में इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बायोटेक्नोलॉजी जो है जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। वहाँ पे भी इसके ऊपर हर साल एटलीस्ट मिनिमम 2 सवाल पूछे जाते हैं, और प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब कलर्स ऑफ बायोटेक या फिर टाइप्स ऑफ बायोटेक की बात करते हैं, डिपेंडिंग बायोटेक्नोलॉजी किन सेक्टर्स में, किन इंडस्ट्रीज में, किन फील्ड्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से उसे अलग अलग कलर्स या फिर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करी गई है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या फिर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। वहीं पे अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में करी जाती है तो हम उसे रेड बायोटेक कहते हैं। वहीं पे अगर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हुआ है तो हम इसे इंडस्ट्रियल बायोटेक कहते हैं। वहीं पे अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कोडिंग वगैरह में, डिजाइनिंग वगैरह में, ड्रग डिजाइनिंग वगैरह में करी है, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं, इसे गोल्ड बायोटेक कहते हैं। अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एनवायरनमेंट को
हेल्दी रखने में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में इस्तेमाल करिए, तो हम इसे एनवायरमेंटल बायोटेक कहते हैं। सिमिलरली अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिशी कल्चर, एक्वा कल्चर, मरीन कल्चर, जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके फार्मिंग के लिए, या फिर उनसे रिलेटेड किसी भी सेक्टर में अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, तो हम उसे कहते हैं ब्लू या फिर मरीन बायोटेक। नेक्स्ट, अगर हमने किसी फूड प्रोडक्शन में, न्यूट्रिशनल चीज़ों को बनाने में अगर हमने बायोटेक के नॉलेज का इस्तेमाल करा, तो हम इसे फूड बायोटेक या फिर येलो बायोटेक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, केचप, सॉस, पिकल जो वगैरह बन रहा है, ठीक, पापड़ वगैरह हो गया, ठीक, या फिर जो वेजिटेबल ऑयल, रिफाइन ऑयल वगैरह जो बन रहा है, ठीक, इसमें अगर बायोटेक्नोलॉजी का कोई रोल इन्वॉल्व होता है तो ये फूड बायोटेक्नोलॉजी या फिर येलो बायोटेक कहा जाता है। वैसे येलो बायोटेक जो है ये ग्रीन बायोटेक का एक सब टाइप भी है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आता है वॉलेट, वायलेट या फिर पर्पल बायोटेक। ये कौन सा बायोटेक है? ये जो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स वगैरह की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बीटी कॉटन। सुना है बीटी कॉटन के बारे में? क्या है ये? बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर यूजर्स ऑफ बीटी कॉटन, ठीक। MP also is very important over here, क्योंकि MP is one of the major producers of cotton in India। तो यहाँ पे हम जो कॉटन ग्रो करते हैं वो बीटी कॉटन है। और आपको पता ही होगा जो बीटी कॉटन की जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंपनी ने पेटेंट करा रखी है। कौन? यूएसए की कंपनी है मॉन्सेंटो, उसके पास इसका लाइसेंस है, ठीक। तो उसको लॉज के जरिए, पेटेंट लॉज के जरिए उसको प्रोटेक्ट करा जाए। तो सिमिलरली पेटेंट लॉज, एथिक्स, बायो सेफ्टी, कोई बायोटेक प्रोडक्ट से किसी को नुकसान ना हो, किसी की जान ना जाए, कहीं हेल्थ हैजार्ड ना हो, इसके लिए जो लॉज वगैरह है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो डील करी जाती है इन वॉलेट या फिर पर्पल बायोटेक। फिर नेक्स्ट आता है डेजर्ट में जो पौधे हैं, डेजर्ट के जो जानवर वगैरह हैं, उनके डेवलपमेंट के रिसर्च में अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। फिर आता है डार्क या फिर ब्लैक बायोटेक। डार्क या फिर ब्लैक बायोटेक, इसमें क्या होता है? अगर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, जैसे कहा जाता है कि कोविड का जो वायरस है चाइना ने एज ए बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे डेवलप करा था, गलती से वो क्या हो गया, रिलीज आउट हो गया, एटमॉस्फेयर में आ गया एंड सडनली सब लोग कोविड से अफेक्ट हुए। ऐसा कहा जाता है, हो सकता है हो सकता है ना हो, देयर इज नो कॉन्क्रीट प्रूफ, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँ। लेकिन अगर सिमिलर कोई और करता है ऐसी कोई चीज़ें जिससे ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है बायोटेक का इस्तेमाल करने से, तो हम इसे क्या कहते हैं? डार्क या फिर ब्लैक बायोटेक। क्लियर? सो दीज आर योर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैसे कितने टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है? हमने यहाँ पे 10 अलग अलग टाइप के बायोटेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी है, ठीक। अब हम आगे इन सारे बायोटेक्नोलॉजीज को, ठीक, रेड से लेके, ग्रीन से लेके लास्ट डार्क बायोटेक तक, हर एक बायोटेक को एक एक इंडिविजुअल लेवल पे हम इसे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या इस कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है। ये इंडिविजुअल बायोटेक्नोलॉजीज आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से ज़रूरी है, शॉर्ट नोट के तौर पे पूछा जा सकता है, इनके एप्लीकेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ बायोटेक। विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। जब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फर्स्ट कलर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसे आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं या फिर इसे एग्रीकल्चरल बायोटेक भी कह सकते हैं, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक। अच्छा, एनीवेज, बात पहले भी हमने कर रखी थी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके किसी प्रोसेस या फिर उसके किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ को डेवलप करते हैं, बेटर करते हैं, तो हम उसे बायोटेक कहते हैं। क्लियर? तो जो हम ग्रीन बायोटेक की बात करते हैं, ग्रीन बायोटेक में क्या होता है? हम बायोटेक का नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ऐसे क्रॉप्स या फिर ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकें जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो या फिर उनसे हमें फ़ायदा हो। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक।
यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अच्छा, कैसे? इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए होगा, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी हम बार बार सुनेंगे, यूज भी करेंगे। आपने जैसे सुना होगा डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक, या फिर अगर ये नहीं सुना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर शायद आपने सुना होगा जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन, ठीक। तो हम बात किस चीज की कर रहे हैं? कोई भी टेक्नोलॉजी इसमें से उठा लीजिए, चाहे वो डीएनए टेक्नोलॉजी हो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो, जीन मॉडिफिकेशन हो, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे डीएनए को ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप डीएनए को चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, ठीक, किसके डीएनए को हम चेंज कर रहे हैं? प्लांट के, क्रॉप्स के, ठीक। जब आप मॉडिफाई करते हो तो इससे क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं, ठीक। और जब यही चीज हम करते हैं, हम इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक। एनीवेज, एग्रीकल्चरल बायोटेक में कैसे क्या करी जा रही है? एग्रीकल्चरल बायोटेक के लिए द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड आफ्टर the organisms formed after manipulation of gene is known as genetically modified organisms। हम ज्यादातर एग्रीकल्चरल बायोटेक में हम कौन से ऑर्गेनिजम्स का करते हैं? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें होता यह है कि जो भी प्लांट्स हैं, हम क्या करते हैं? इनकी डीएनए को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, देसी टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अगर आप देखें देसी टमाटर की बात करें, साइज में आपने देखा होगा स्पेसिफिक इतने साइज के आते हैं, राउंड शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की, वो ज़्यादा दिन तक सेव आप रख नहीं सकते हो, 3-4 दिन बाद वो क्या हो जाते हैं? वो खराब हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं उसी की जगह पे वो लंबे लंबे आपने देखा होगा जो हाइब्रिड टमाटोज भी आते हैं, लंबे और थोड़े से साइज में बड़े भी रहते हैं, ठीक है। देसी टमाटर के कंपेरिजन में बहुत बड़े रहते हैं। तो उन टमाटर की बात करें। अब हाइब्रिड टमाटर में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वो 2-4 दिन नहीं बल्कि महीनों तक अच्छे खासे रहते हैं। अगर फ्रिज में रखते हो तो खराब ही नहीं होते हैं। प्लस अगर आप इनको हार्ड प्रेस भी कर देते हो, उनको डैमेज नहीं होता। क्यों? दोनों में अंतर क्या? दोनों टमाटर ही तो है। टमाटर में है तो सही, लेकिन दोनों के डीएनए में अंतर करा गया है, बदलाव करा गया है। कैसे? जो देसी वाला टमाटर है उसकी जो स्किन होती है, बाहर की जो खाल होती है, वो थोड़ी सी पतली रहती है, इसी वजह से जल्दी वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने हाइब्रिड टमाटर देखा होगा, उसकी जो स्किन है वो थिक रहती है, मोटी रहती है। और हुआ कैसे? ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डीएनए को बदला गया है। ओरिजिनल डीएनए, ओरिजिनल जो देसी टमाटर, उसकी डीएनए को बदल बदल कर हम इस नतीजे पे आए हैं कि जो नया हाइब्रिड वाला जो टमाटर हम देखते हैं, उसकी स्किन मोटी। अब मोटी हो जाने से क्या हो जाती है? अब वो ज़्यादा दिनों तक फर्म रह सकती है, डैमेज नहीं होती है, खराब नहीं होती है आसानी से, तो ज़्यादा दिनों तक आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो आपने क्या करा यहाँ पे? फूड की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया। और ऐसे डीएनए मॉडिफिकेशन जो प्रोडक्ट आया, उसे आपने क्या कहा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक। एनीवेज, तो हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जीएमओ का इस्तेमाल करते हैं। अब जीएमओ के तौर पे इससे क्रॉप भी हो सकता है, जैसे टमाटर क्रॉप हो गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल भी हो सकते हैं, क्रॉप मतलब प्लांट्स भी आ जाएगा, फंगस भी हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? जीएमओ का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन क्रॉप, प्लांट, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया किसी में भी हो सकता है, ठीक। चलिए, अच्छा, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर तो रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? क्या चीज़ें इवॉल्व होकर आ रही है? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, इससे कई सारे यूटिलिटीज आ सकते हैं। जैसे कि हम इससे बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं नीम ऑयल,
ठीक, इसके बारे में तो सुना ही होगा। उसके अलावा कुछ हद तक टर्मरिक वगैरह भी आ जाता है। टर्मरिक के जो एक्सट्रैक्ट्स एल्कलॉइड्स उनका इस्तेमाल होता है। तुलसी एक्सट्रैक्ट्स, ठीक, कैम्फर, कपूर की बात करें, वो केमिकल वाला नहीं, नाफ्था वाला कपूर नहीं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। जो कपूर का जो पौधा है, पेड़ है पेड़, कपूर का पौधा आपने सुना होगा, उसके ऑयल से जो कपूर बनता है उसकी बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, बायोपेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक, ये पेस्ट्स को, इंसेक्ट्स को रिपेल करने में हेल्प करते हैं। और ये बन किससे रहे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जब आप इनका इस्तेमाल करते हो खेतों में तो फिर होगा क्या, आपके जो इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट जो हमारे खेत को बर्बाद कर रहे थे, फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, आप उनको हटा सकते हो। इससे क्या हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये फायदा होता है। और अगेन ये क्या बन गया हमारे लिए, ग्रीन बायोटेक का एक एप्लीकेशन बन गया। अच्छा, उसके अलावा और कहाँ पे इस्तेमाल करी जा सकती है, उसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं बीटी कॉटन। नॉर्मल कॉटन की अगर हम बात करें, नॉर्मल कॉटन में क्या था, उसमें कीड़े लग जाते थे। ठीक, उसके लिए आपको कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अगर आप बीटी कॉटन की बात करें, ओरिजिनल कॉटन से ये अलग है। कैसे, इस कॉटन के डीएनए को हमने मॉडिफाई करा, वही जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की बात करी थी, वही सेम कॉटन के डीएनए को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो इससे जो नया कॉटन बन के आया है वो क्या है, ओरिजिनल कॉटन वैरायटी के कंपेरिजन में इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ जाता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है, और यहाँ पे जो क्रॉप की जो हार्वेस्ट है वो अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ओरिजिनल क्रॉप, देसी क्रॉप के कंपेरिजन में इनकी क्वालिटी क्या है, बेहतर रहती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, शायद आपने सुना होगा इसके बारे में, गोल्डन राइस। ये भी बीटी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। नॉर्मल राइस की अगर हम बात करें, रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स है। ठीक, लेकिन फिलीपींस के कई सारे रिसर्च साइंटिस्ट, IRRI के नाम से, ठीक, फिलीपींस की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRRI, इस इंस्टीट्यूट के रिसर्च साइंटिस्ट ने मिल्क के जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डीएनए को मॉडिफाई करके, धान या फिर जो चावल का जो दाना है उसके डीएनए को मॉडिफाई करके एक नई वैरायटी के राइस को इन्होंने डेवलप करी है, ओरिजिनल राइस से टोटली डिफरेंट, जिसका नाम रखा गया गोल्डन राइस। इसकी खास बात क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, उसके अलावा विटामिन ए भी होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए इस राइस को कंज्यूम करी जा सकती। तो ओरिजिनल राइस के कंपैरिजन में ये क्या हो गया, बेटर वैरायटी का राइस बन गया। तो इससे क्या हो जाता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बायोटेक में, तो आपने सुना होगा वर्मी कल्चर के बारे में। क्या होता है वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट सुना ही होगा। आप अर्थवर्म का इस्तेमाल करते हो, ठीक, अर्थवर्म का इस्तेमाल करके आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हो। ठीक, आप बोलोगे ये तो नॉर्मल खेती है, सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि कई सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि वो कॉमन है, नॉर्मल सी बात है, वो बायोटेक का एक हिडन ट्रैप भी हो सकता है, एक बायोटेक का एक हिडन एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे बायोटेक क्या कहता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, वर्मी कंपोस्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थवर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है तो एक ऑर्गेनिज्म ना, ठीक, बायोटेक यही कहता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो या फिर उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो और किसको बेटर करते हो, ह्यूमन लाइफ बेटर हो रही है, तो हम उसे बायोटेक कहेंगे। आपने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करा, वर्मी कल्चर का इस्तेमाल करा, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, सॉइल की अगर फर्टिलिटी बढ़ती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट का भी फायदा हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को बेटर मैनेज कर पा रहे। तो ये आपके लिए बन गया अगेन क्या, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो आपने अर्थवर्म का इस्तेमाल करा, सॉइल को हेल्दी रखा। अच्छा, अर्थवर्म के अलावा भी कोई और एस्पेक्ट भी है क्या,
तो अगर हम कई और एस्पेक्ट की बात करें, देन हम बायोटेक्नोलॉजी में जो ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, साथ ही साथ जो हम ग्रीन मैन्योर के अलावा जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, गोबर के खाद का इस्तेमाल करते हैं, पराली के खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सॉइल मैनेजमेंट के पार्ट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस। बायोटेक का इस्तेमाल करके हमने कई सारे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करा है। इन ऑर्गेनिजम्स की खास बात है, कई सारे अलग अलग पौधों में अलग अलग वैरायटी। कुछ पौधे हैं जो कि आज की तारीख में ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अब ड्रॉट रेजिस्टेंट होने से क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन एग्रीकल्चर जो है पूरी तरह से क्या है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मानसून्स। ठीक, मान लो मानसून अगर प्रॉपर हुआ तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, बढ़िया रहेगी। बट मान लो बारिश कम हो गया, जैसे पिछले 2 साल से हो रहा था एल निनो इफेक्ट की वजह से, तब क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में कई बार क्या होता है, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, फेमाइन वाली सिचुएशन आ जाती है, इसमें पौधे जो है, किसान के जो खेत है पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम कई सारे ऐसे प्लांट वेराइटीज बनाते हैं जो कि क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा हो जाता है, कम पानी में या फिर सूखे में भी आसानी से ग्रो कर जाएंगे। तो ये स्ट्रेस टॉलरेंट। उसके अलावा सिमिलरली वाटर रेजिस्टेंट वैरायटी भी डेवलप करी जाए। इसकी क्या खास बात है? कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, फसल बर्बाद। जैसे पिछले 3 सालों में ये देखा गया है, एमपी की जो सोयाबीन की खेती के दौरान ये बारिश थोड़ी सी अजीबोगरीब होने की वजह से, ये आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश हो जाती है, तो इसकी वजह से कई बार सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। ठीक, बट मान लो अगर कोई वाटर रेजिस्टेंट सोयाबीन वेराइटी होती तो क्या होता? ज्यादा बारिश होने दो, हमारे क्रॉप फेलियर होगा ही नहीं। इस पे ज्यादातर रिसर्च हो रहा है इंडिया में भी और फॉरेन में भी, ताकि हम वाटर रेजिस्टेंट वेराइटीज को हम क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक, नेक्स्ट उसके अलावा और क्या हो गया? पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ऐसे कई सारे टॉलरेंट या फिर रेजिस्टेंट वैरायटी के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमें किस चीज में हेल्प करेंगे, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने में, इवॉल्व करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन, बायो फर्टिलाइजर्स। जब बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लो मैन्योर, चाहे वो ग्रीन मैन्योर हो, वैसे ग्रीन मैन्योर बनता कैसे है, जो पराली वगैरह है या फिर जो प्लांट वेस्ट है, जो पत्तियां वगैरह जो झड़ जाती है, प्लांट वेस्ट हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, पराली वगैरह हो गए, ठीक, इनका इस्तेमाल करके अगर कोई खाद बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ठीक, उसके अलावा कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट क्या है? वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से जो चीज बनती है, चाहे वो ह्यूमन हो, काऊ हो, गोट हो, बफलो हो, डजंट मैटर, इनके वेस्ट से जो खाद बनती है हम उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। यूरिन से, वो गौशाला वगैरह होता है, काउ शेड वगैरह होता है, वहाँ पे गोबर के साथ जो उनका यूरिन होता है उसको भी कलेक्ट करा जाता है ताकि कंपोस्ट वगैरह बनाई जा सके, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बोन मील, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी वेब में इसके बारे में आपको पता ही होगा, जो जानवर वगैरह हैं जिनको स्लॉटर करा जाता है, चाहे वो खाने पीने के लिए आपके गोट वगैरह हो, जो मवेशी वगैरह मर जाते हैं, या फिर जो स्लॉटर हाउसेज में लेदर के लिए जो एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक, उनके फ्लैश मीट को तो बेच दिया जाता है, जो हड्डियां वगैरह है उसको सुखाया जाता है। ठीक, या फिर जो मवेशी वगैरह मर जाते हैं, जो गाय भैंस वगैरह मर जाते हैं,
तो कई सारे उनके लिए ग्रेवयार्ड रखे गए कई सारे एरियाज में, जहाँ पे इनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, इनकी डेड बॉडी को छोड़ देते हैं ताकि वो वल्चर्स, कुत्ते, ये कौवे वगैरह क्या करें, उनके फ्लैश को खा जाए। उनके बॉडी के फ्लैश को खा जाने के बाद बच क्या जाएगा, हड्डी। अब इन हड्डियों को धूप में सुखाया जाता है और उसका चूरा बनाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बोन मील। ठीक, इसका चूरे को हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस बोन में फॉस्फोरस होता है। ठीक, अच्छा, तो हमने बायो फर्टिलाइजर में एक पढ़ा मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बोन मील। फिर एक और आता है ब्लड मील, नाम से समझ में आ गया होगा, वही जहाँ पे चिकन मटन शॉप हो गए, स्लॉटर हाउसेस, जहाँ पे भारी मात्रा में क्या करी जाती है, एनिमल्स को काटा जाता है। तो जब यहाँ इनको काटा जाता है, खून तो बहता ही है, उस खून को कलेक्ट करा जाता है, सुखाया जाता है और उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड मील। इस ब्लड मील का इस्तेमाल करा जाता है फर्टिलाइजर। अब इन सारे फर्टिलाइजर्स में एक चीज कॉमन है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया गया, आइदर प्लांट से या फिर एनिमल्स। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी की एक देन है। तो ये सब एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर में, ग्रीन बायोटेक में, एग्रीकल्चरल बायोटेक में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट आवर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? चलिए मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, जब नेक्स्ट बायोटेक की बात करते हैं, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी या रेड बायोटेक, या फिर इसे हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसे मेडिसिनल बायोटेक भी कहते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, रेड बायोटेक्नोलॉजी या फिर हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिनल बायोटेक। ये क्या है, ये वो बायोटेक्नोलॉजी है जो कि हेल्थ सेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है या फिर हम ह्यूमंस की हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करती है। ठीक, इसी वजह से हम इसे कहते हैं हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, रेड बायोटेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस organisms to improve health care and help our body to fight diseases। तो यहाँ पे कर क्या रहे, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें, प्लस हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट ला सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कभी बीमारियां वगैरह ना हो, या फिर अगर हो गई है तो उन बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वही हमारे लिए बन जाती है रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, जब हम रेड बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रेड बायोटेक का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसकी बात करते हैं तो हम रेड बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो, कोविड वैक्सीन ले लो, हाल फिलहाल में इंडिया ने डेवलप करी है मलेरिया वैक्सीन। ठीक, टीबी वैक्सीन कह रहा हूँ, लेप्रोसी वैक्सीन इंडिया ने डेवलप करी है। ये सारे वैक्सीन क्या कैसे बनाए जाते हैं, शायद आपको पता ही होगा। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो वीक ऑर्गेनिजम्स है, डेड या फिर वीक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लिविंग या फिर डेड माइक्रो, बट है तो ऑर्गेनिज्म ना। जब हम इन्हीं ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम कोई दवाई बनाते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे बनता है, फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम नाम का एक फंगस, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे बनती है एंटीबायोटिक। ठीक, उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, ये कई सारे एंटीबायोटिक्स आपने सुने होंगे, और ये सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स जैसे कि कैंसर ड्रग्स, आपने सुना होगा कई सारे नई ड्रग्स, जैसे कैंसर के लिए या फिर डायबिटीज को ठीक करने के लिए इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं, ठीक, प्लस जो विटामिन के जो टैबलेट्स वगैरह ले रहे हो, ठीक, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ले रहे हो,
ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ड्रग्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। और ये सारे के सारे ड्रग्स कैसे डेवलप करे जा रहे हैं, बायोटेक का इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा और कहाँ पे एप्लीकेशन है, इन मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब हमें कोई बीमारी हो रखी है, उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके के टेस्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोविड हुआ था तो आपने एक टेस्ट करवाया होगा, RT-PCR, है ना। तो वहां पे RT-PCR टेस्ट करने के लिए हमें अगेन बायोटेक की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। किसी को एड्स हो रखा है या फिर सस्पेक्ट है तो एक टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट करते हैं, ठीक। किसी को टाइफाइड हो रखा है तो वाइडल टेस्ट कराया जाता है। तो ऐसे जो अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टेस्ट किट्स के बारे में सुना है, मलेरिया टेस्ट किट आती है, कोविड टेस्ट किट, जहाँ पे आप घर पे बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो हमें मलेरिया है या नहीं है, कोविड है या नहीं। या फिर एक और जो आपने सुना भी होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट किट। वो एक स्ट्रिप आती है, उसमें यूरिन का सैंपल डालना होता है, फिर उससे पता चल जाता है फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। ये सब क्या है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है, डायग्नोस्टिक किट्स हैं। ये अगेन बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मौजूद मेथड्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हो। पहले क्या था, टेस्ट करने के लिए, मलेरिया टेस्ट करने के लिए सुबह सैंपल देके आते थे, शाम को वो रिपोर्ट देता था। लेकिन आज की मलेरिया किट की वजह से क्या है, विद इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, आपने ब्लड सैंपल दिया और 5 मिनट में आपको रिजल्ट पता चल जाए कि मलेरिया है या नहीं। प्रेगनेंसी के लिए पहले क्या था, डॉक्टर के पास, गायनक के पास चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर वो चेक करके बताता था कि हाँ भाई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। आज की तारीख में क्या है, बस यूरिन सैंपल पे घर पे ही चेक हो जाएगा कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इससे क्या हुआ, हेल्थ केयर जो है और आसान हो गया है और इजीली हम इसको क्या कर पा रहे हैं, ट्रीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, रीजनरेटिव थेरेपीज। अब पता ही होगा समय के साथ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। कई सारी ऐसी बीमारियों में क्या हो जाता है, बॉडी डैमेज होता है, वहां पे रीजनरेटिव थेरेपीज का इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे कि आपने शायद सुना होगा स्टेम सेल थेरेपी, ठीक। बोन कैंसर को ट्रीट करने के लिए वो क्या करते हैं, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो भी स्टेम सेल थेरेपी का एक पार्ट है। अभी रिसर्च चल रहा है कि इन फ्यूचर हम इसी स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हम डेवलप करने का सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक, जो कि हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, ठीक। तो इन सब में क्या होगा, फ्यूचर में हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हम रीजनरेट कर पाएंगे। आज की तारीख में क्या है, किसी का किडनी अगर खराब हो जाता है तो सोल्यूशन क्या है, डोनर से किडनी लाके ट्रांसप्लांट करी जाती है। बट रीजनरेटिव थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल से नए किडनी बना सकते हैं। कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई है तो कई बार क्या है, हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके ऐसा बोला जाता है नई की नई पूरी हड्डी बना सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एम्पुटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। कई बार एक्सीडेंट में लोगों के कान हाथ कट जाते हैं, वैसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, नए बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करके अटैच कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अंडर रिसर्च है, इसको डेवलप होने में, इवॉल्व होने में समय लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक। इसमें हम रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्यों रिसर्च करी जा रही है, रीजन इज आज की तारीख में अगर देखें कई सारी बीमारियां बड़े तेजी से अनोखे तरीके से आ जाते हैं, ठीक। उनके लिए प्रिपेयर्ड होना बड़ा जरूरी है। बायो टेररिज्म, ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कोविड का एग्जांपल ले लो, ठीक। एक सडन एक बीमारी थी, अब वो इंजीनियर्ड था नहीं था हम श्योर नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं, बट हुआ तो सही। तो ऐसे रिसर्च, इनके लिए वैक्सीन बनानी है, तो इस वजह से कई बार क्या करना पड़ जाता है, रिसर्च करना पड़ जाता है। और इन रिसर्च के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कोविड का वायरस ये आया कहाँ से है, ठीक, पहले किस टाइप का वायरस था जो आज बदल गया, क्यों बदला है, इनके ऊपर रिसर्च हो रही है। जैसे इंडिया में आज की तारीख में जो रिसर्च चल रहा है HIV के ऊपर चल रहा है कि जो HIV इसके खिलाफ कोई वैक्सीन बनाई जा सकती है या नहीं। मलेरिया में भी हमने यही करा, मलेरिया के जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसके डीएनए को समझा, उसके डीएनए को समझने के बाद मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए किट बनाने में हमें आसानी मिली। साथ ही साथ मलेरिया के खिलाफ जो वैक्सीन है इसी तरीके से हमने बनाई है।
तो देखा जाए ऐसे जेनेटिक टेक्निक्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को इवॉल्व कराने में हम रेड बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अबाउट रेड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एनिमल हस्बेंड्री। जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, अब ये एक कनेक्टिंग टॉपिक है। कनेक्टिंग टॉपिक इन द सेंस ये कोई सेपरेट बायोटेक का पार्ट नहीं है, ये ग्रीन बायोटेक का पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये खुद में एक एलाबोरेटिव टॉपिक है, ठीक, और कई जगहों पे इसे फूड बायोटेक का भी पार्ट माना गया। फूड बायोटेक मतलब ये क्या हो गया, ये आपके येलो बायोटेक का भी पार्ट बन गया, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इट इज ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहाँ पे हम एनिमल्स वगैरह को रियर करते हैं। एनिमल में बर्ड वगैरह भी आ जाते हैं, चाहे वो पोल्ट्री हो, चिकन फार्मिंग हो, डक फार्मिंग हो, ऑस्ट्रिच एमू की भी आज की तारीख में फार्म में रख रहे हैं, या फिर कैटल हो गया, गोट हो गया, इनको जब आप रियर करते हो इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक, इनको रियर क्यों कर रहे हैं? फॉर देयर प्रोडक्ट्स, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, एग हो, या फिर उनके स्किन, लेदर, कुछ भी कह लें। तो जब आप एनिमल्स को, बर्ड्स को ग्रो कर रहे हो फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स, इसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ताकि हम तेजी से इनको ग्रो करा सके, डेवलप कर सके, रिप्रोड्यूस करा सके, ताकि इनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या हो सके? ज़्यादा हो सके। अब लोग प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कड़कनाथ मुर्गा ले लो या फिर देसी चिकन की बात करते हैं। ठीक, एक अंडे से वो चूजा बाहर आता है, ठीक, उस चूजे से 1 किलो का देसी चिकन बनने में कितना समय लगेगा? मिनिमम 6 से 8 महीने लग जाते हैं, देसी मुर्गे की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ब्रॉयलर चिकन की बात करो, जो सफेद वाला चिकन आपने देखा होगा, वो ट्रक वगैरह में ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। ठीक, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये जो ब्रॉयलर चिकन है, ये ना चूजे से 1 किलो बनने में 45 दिन, मतलब 1.5 महीने से लेके 2 महीने में वो क्या हो जाता है? 2 किलो का बन जाता है, 1 किलो का बन जाता है। मतलब उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। नॉर्मली एक मुर्गा जो है, मुर्गी जो है, चिकन, चिकन या हैन ले लो, वो कितने अंडे देती है? 30-40 से ज्यादा अंडे नहीं देती है साल भर में। लेकिन जो ब्रॉयलर चिकन, जो एग लेइंग चिकन होते हैं, जो आज की तारीख में जो मार्केट में अवेलेबल है एग ले करने के लिए, एग फार्म्स में, वो करीब 365 दिन में से 300 दिन अंडे देते हैं। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है। जो नॉर्मल देसी वैरायटी के जो गाय वगैरह है, कितना लीटर दूध देते हैं? लीटर छोड़ दो, एमएल में दूध देते हैं। 500 ml, 200 ml, 1 लीटर दे दिया, बड़ी बात है। कई बार 2-3 लीटर देते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स ले लेते हैं, हाइब्रिड ब्रीड्स ले लो, जैसे जर्सी हॉल्स्टीन हो गया, ठीक, या फिर जो हमारे गिर, सिंधी, साहिवाल ब्रीड ले लो, वो क्या करते हैं? 12 लीटर से लेके 25 लीटर तक दूध देते हैं। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो आती है कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? आपने सुना होगा ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एनिमल हस्बेंड्री में बड़ा करा जाता है। हमारे पास एक गाय वगैरह है या फिर भैंस है, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा जाता है। कहीं और किसी ये ऐसा कोई मेल है जो हाईली मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग वेराइटी का मेल है, तो उसके स्पर्म से हम क्या करते हैं? गाय वगैरह को क्या करते हैं? गाय हो गए, भैंस वगैरह हो गए, इनको आईवीएफ कह लो, ठीक है, वही टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कॉन्सेप्ट कह लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराता है या फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन कराता है, ताकि फ्यूचर के जो ब्रीड्स प्रोड्यूस हो वो क्या हो? हाईली एडवांस्ड हो, ताकि हाई मिल्क वैरायटी प्रोड्यूस हो सके, या फिर जिन्हें मीट के लिए ग्रो करी जाती, जिन एनिमल्स को, उनकी अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, जिससे सेम प्रोडक्शन क्वालिटी हम मेंटेन कर सकें। उसके अलावा मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग, ये इसी का पार्ट है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन का ही पार्ट है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? सेम टाइप के जेनेटिक मेकअप के ऑर्गेनिजम्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। वही ब्रॉयलर चिकन का एग्जांपल ले लो, या फिर बीफ के लिए जो काउ और बफेलो की जो वेराइटीज को ग्रो करी जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग।
इसमें हम IVF टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है डिजीज डायग्नोसिस। अब एनिमल हस्बेंड्री में जैसे इंसानों में बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हम रेड बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्हीं एनिमल्स को हम कंज्यूम करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एनिमल हेल्दी है या नहीं। क्योंकि अगर मान लो एनिमल बीमार रहा और उस बीमार एनिमल के मिल्क, एग या फिर उसके मीट को कंज्यूम करेंगे, तो फिर चांसेस है कि बीमारी हमें भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है फॉर डिजीज डायग्नोसिस। उसके अलावा एनिमल वेस्ट मॉडिफिकेशन, चाहे वो यूरिन हो या फिर उनका जो वेस्ट है, इससे हम क्या करते हैं, कंपोस्ट खाद वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। प्लस वह डिजीज डायग्नोसिस का ही कंटिन्यूएशन पॉइंट है पैथोजन डिटेक्शन। एनिमल फूड वगैरह में उसमें कहीं पैथोजन तो नहीं है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने जापानीज या फिर कोरियन क्यूजीन में, क्योंकि आज की डेट में बड़ा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होता जा रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, जो आपने रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में आपने देखा होगा या फिर वो सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे ईस्टर्न कंट्रीज में वो क्या करते हैं, कई सारे फूड को रॉ कंज्यूम करते हैं। सुशी आपने सुना होगा, मछली जो है बड़ी बारीक पतली कट करी जाती है और इसको एज इट इज कच्चा खाते हैं। अब सबको पता है कि अगर कोई भी चीज़ हम कच्चा खा रहे हैं उसमें चांसेस है बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन वो बेझिझक कैसे कंज्यूम कर लेते हैं? कारण है ये पैथोजन डिटेक्शन। जब इन एनिमल्स को ग्रो कराया जा रहा था, उनको चेक करा, टाइमली मैनर में उनको चेक कराया जाता है कहीं उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, वही डिजीज डायग्नोसिस के जरिए। प्लस उसके अलावा कहीं कोई पैथोजन तो नहीं है, उनमें कोई बैक्टीरिया, कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, कोई वायरल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है कि पता चला हम इसको खाए और हम बीमार पड़ गए। तो ऐसे सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए डिजीज डायग्नोसिस और पैथोजन आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री। ये एमपी के लिए प्लस ये इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री इज वन ऑफ दो सेक्टर्स दैट सप्लीमेंट्स एग्रीकल्चर। और पता ही है एग्रीकल्चर हमारे लिए एक प्राइमरी सेक्टर का एक मेजर सेक्टर है, और एनिमल हस्बेंड्री भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शायद आपको पता ना हो, बट दुनिया का 50% बफलो इंडिया के पास है, एंड almost 20 to 30% cow reside in India, and India is the largest producer of milk and is a major producer of egg and chicken. तो इसी वजह से ये applications of biotechnology and animal husbandry हमारे लिए बड़ा important है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या फिर आप कह सकते हो येलो बीटी, येलो बायोटेक। ठीक, अच्छा, व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? नॉर्मली फूड क्या है? एनीथिंग दैट वी इनटेक टू प्रोवाइड अस विथ न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एज फूड। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग क्या है? अगर फूड को आप मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, बदलते हो, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सके, इस प्रोसेसिंग, इस टेक्नोलॉजी को आप क्या कहते हो? फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो याद रखें, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये वो मेथड है जहाँ पे हम फूड की प्रॉपर्टीज को चेंज करा रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? उसकी सेल्फ लाइफ और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम बदल रहे हैं, इसी को हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मेक्स यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ करें? फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हम कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिल्क, ये तो एनिमल हस्बेंड्री का प्रोडक्ट है, लेकिन इसी मिल्क में हम बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं। ठीक, इससे क्या बनेगा? दही, जिसे आप कहते हो कर्ड बन गया, या फिर योगर्ट बन गया, ग्रीक योगर्ट आप सुनते हो। फिर जो छाछ बनता है बटर मिल्क, ठीक, या फिर जो चीज बन रहा है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? फूड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसको बनाने में हमने क्या इस्तेमाल करा? ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करा।
तो ये आपके लिए बन जाती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एप्लीकेशन। ठीक, अच्छा, और क्या इस्तेमाल करी जा सकती है, और कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? फॉर प्रोडक्ट सच एज एंजाइम्स, फ्लेवर कंपाउंड्स, वाइटामिन, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन डी की गोली आती है। अच्छा, जो विटामिन डी के टैबलेट्स आते हैं वो आ किससे रहे हैं, किससे लेते हैं, कुछ अंदाजा है? एक मछली है कॉड, COD, कॉड नाम की एक मछली है। उस कॉड मछली के लिवर से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसमें विटामिन डी होता है। उसी के ऑयल को कैप्सूल में भरा जाता है तो वो बन जाता है आपके विटामिन डी के कैप्सूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं ना, फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक, फ्लेवर कंपाउंड्स, जो आपके खाने पीने की चीज़ों में जो फ्लेवर वगैरह ऐड हो रहा है, कहीं ये हार्मफुल तो नहीं है, क्या इस केमिकल से कोई नुकसान तो नहीं होगा? हम कई बार कुछ जो टेस्ट एनहांसर्स वगैरह हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं साकारिन, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे, या फिर स्टेविया प्लांट जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे, जिससे शुगर की बीमारी वो यूज़ करते हैं, प्लांट से हम ले रहे हैं। ठीक, एंजाइम्स वगैरह डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार हमारी जब डाइजेशन सही नहीं हो पाती, उम्र हो जाती है, छोटे बच्चों में आपने देखा हो, तो डाइजेशन को बढ़ाने के लिए उन्हें टॉनिक वगैरह दिया जाता है कि खाना खाने से पहले ये टॉनिक पी लेना है। तो इससे क्या हो जाता है, डाइजेशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि इस टॉनिक में आर्टिफिशियल एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। ठीक, माइक्रोबियल कल्चर, फूड इंग्रेडिएंट्स, इन सब में कहीं ना कहीं हम फूड को एनहांस करने में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्वालिटी को बढ़ाने में हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने मिल्क के बारे में बोला है, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आपका केचप, जैम, जेली, ये भी आ जाएगा। उसके अलावा जो आपके इडली, डोसा, ठीक, उसके अलावा जो आपका अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सब भी इनमें आ जाएंगे। ये सब क्या है आपके लिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की देन है, जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। जब हम ब्लू बायोटेक की बात करते हैं, व्हाट इज ब्लू बायोटेक? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? जब आप एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे काम करते हो, उनको ग्रो करते हो, डेवलप करते हो फॉर आर रिक्वायरमेंट। अब बोलो एक्वेटिक में कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है? फिश, प्रॉन, झींगा जिसे हम कहते हैं, लॉबस्टर, क्रैब, केंकड़ा, एबेलॉन, ऑयस्टर, सीप वगैरह जिससे मोती वगैरह निकलती हैं। ठीक, इन सबको हम ग्रो करते हैं। उसके अलावा सीवीड, सीवीड्स, ये क्या है? ये एक तरीके का एल्गे है, समंदर में पाया जाता है। इंडिया में उतना ये यूनिक नहीं है, फेमस नहीं है, काम का नहीं है। समंदर किनारे जाओगे तो ऐसे कई सारे काई आपको दिख जाएगी वेस्ट। लेकिन चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, कोरिया चले जाओ, सीवीड को वो एक फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जब आप इनको ग्रो करते हो, इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इनमें बीमारियों को अवॉइड करने के लिए जो आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, यही आपके लिए बन जाती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो याद रखें, व्हाट इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एक्वाकल्चर। क्यों जरूरी है ये जरूरी है ताकि हम ऐसे एक्वेटिक फूड प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके जो हमारे लिए हेल्दी हो और प्रॉपरली न्यूट्रिशियस। और ये जो एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो कि ब्लू बायोटेक में इस्तेमाल करी जाए, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बड़ा जरूरी है। पूछ लेंगे इसमें से कौन सा ब्लू बायोटेक का पार्ट नहीं है, तो याद रखेंगे सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाएंगे। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। जब हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रे बायोटेक्नोलॉजी? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, या फिर आप इसे कह सकते हो एनवायरमेंटल बायोटेक। एनवायरमेंट में हो रहे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए।
अगर आप बायोटेक का इस्तेमाल करते हो, बायोटेक के नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, तो हम इसे कहते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है या फिर सॉइल डिग्रेड हो रहा है, ये सिंपल रहेगा। ठीक, हमने बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, डिग्रेड हो गई। तो सोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक सोल्यूशन बता दो कि हम क्या करेंगे, गोबर का खाद का इस्तेमाल करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐड करेंगे। तो आप क्या करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, एनवायरमेंट हेल्थी रहेगा। तो ये आपके लिए बन जाता है अगेन ग्रे बायोटेक, एनवायरमेंटल बायोटेक। उसके अलावा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जब आप बायोडीजल, बायो इथेनॉल का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी आपके लिए बन जाता है एनवायरमेंटल बायोटेक। वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो एनवायरनमेंट में हो रहे जितने भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने के लिए अगर आपने किसी भी मेथड का इस्तेमाल करा, तो हम इसे ग्रे बायोटेक कहते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल बायोटेक हैज टू मेजर फंक्शंस। पहला, मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। अब बोलोगे मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक्सटिंक्शन से बचा के रखना, उनको कंटिन्यू करना। ये एक हो गया कि एनवायरमेंट बायोटेक के जरिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, पॉल्यूशन को कम करना। जैसे सॉइल पॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल, सॉइल फर्टाइल नहीं है, सॉइल अब बंजर होती जा रही है, क्यों, पॉल्यूटेंट बढ़ते जा रहे हैं। रिड्यूस करने का तरीका क्या है, गोबर का खाद, ठीक, वर्मी कंपोस्ट ऐड करा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने ऐड करा, ग्रीन मैन्योर ऐड करा, इससे क्या हो गया, सॉइल वापस से फर्टाइल हो गया। वाटर पोल्यूशन हो रखा है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, बाई माइक्रोबियल फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, जो क्या करेंगे, वाटर में मौजूद पॉल्यूटेंट को हटा सकें। तो इस तरह से जब आप एनवायरनमेंट को प्रॉस्पर होने में हेल्प करते हो, उसमें मौजूद पॉल्यूटेंट्स को हटाने में आप हेल्प करते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रे या फिर एनवायरमेंटल बायोटेक। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख जाएगा, बताना भूल गया था। एग्जाम्पल के तौर पे है, जापान में एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है। बैक्टीरिया का नाम है एडियोनेला सैकेंसिस। इस बैक्टीरिया का एक और भी नाम है, इसे प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। अब प्लास्टिक की अगर हम बात करें, प्लास्टिक इज अ मेजर पॉल्यूटेंट, एयर वाटर सॉइल तीनों टाइप के पॉल्यूशन में इन्वॉल्व है। और आज की तारीख में आप न्यूज़ में पढ़ते हो, प्लास्टिक हमारे सॉइल के जरिए, पानी के जरिए कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन मेंटेन हो रहा है, हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक सब की तारीख में मौजूद है। अब इस प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया की खास बात यह है, प्लास्टिक में, सॉरी, ये जापान में पाया गया था, बाय मिस्टेक, बाय चांस कह लो, ये प्लास्टिक को खा जाता है, इसका खाना प्लास्टिक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्लास्टिक जो सदियों से जो हमारे सॉइल वगैरह में दबे दबे पड़े हैं, इस प्लास्टिक को साफ कर देगा, रिसाइकिल कर देगा। तो इससे प्लास्टिक से होने वाले जो समस्या है उसको हम हटा सकते हैं। इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, जो प्लास्टिक बॉटल है उसको पूरी तरह से गायब कर देगा। तो ये क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जरिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिमिलरली, एक और बैक्टीरिया है सीडोमोनास प्यूटिडा। बैक्टीरिया का नाम है सीडोमोनास प्यूटिडा। इसका एक और नाम है, इसे ऑयल जैपर के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, समंदर वगैरह में जब ऑयल ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जहाज से ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई बार ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है। ऑयल स्पिल होने की वजह से समंदर में पेट्रोलियम का एक लेयर चढ़ जाता है, जिससे होता क्या है, कई सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। ऐसे डिजास्टर के दौरान इस सीडोमोनास प्यूटिडा या फिर ऑयल सैपर बैक्टीरिया इसको वहां पर रिलीज कर देते हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, ये पेट्रोलियम को खाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑयल स्पिल हुआ है,
वहां पे मौजूद सारा का सारा जो पेट्रोल ये क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है, जैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, पेट्रोलियम से होने वाले जो नुकसान है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन, पेट्रोलियम पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्यूडोमोनास ब्यूटीडा, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ऑयल जैपर। क्लियर। ये एक एनवायरमेंटल बायोटेक के दो बढ़िया एग्जांपल है, एक था प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, दूसरा हमारे लिए है ये ऑयल जैपर जिसे हम कहते हैं स्यूडोमोनास ब्यूटीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, येलो बायोटेक। जब हम येलो बायोटेक की बात करते हैं, व्हाट इज येलो बायोटेक्नोलॉजी? जब आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या सॉरी फॉर फूड प्रोडक्शन पर्पस, हम इसे येलो बायोटेक कहते हैं। अच्छा, कैसे, क्या फूड प्रोडक्शन में कैसे? फूड प्रोडक्शन का मतलब नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि केचप का प्रोडक्शन वगैरह हो गया, ऐसा भी नहीं है। ऑलरेडी हमने वहां पे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पढ़ा था, ये उससे एसोसिएटेड, ये थोड़ा सा हटके और एसोसिएटेड पार्ट है। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज, जब आप इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो और इनसे अगर कोई फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसे येलो बायोटेक है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी पार्ट रहेगा और ये सेपरेट भी रहेगा, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेट्स से बीज। हनी बी का क्या रोल है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, हनी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, येलो बायोटेक। एंट ले लो, ये एंट क्या करते हैं, एफिड्स को मारते हैं। एफिड्स क्या, ये पेस्ट है जो कि क्या करते हैं, हमारी फसल को, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनको हमने डिस्ट्रॉय, एफिड्स को मारने के लिए हमने इनका इस्तेमाल करा, वो कह सकते हो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, येलो बायोटेक बन गया। तो याद रखें, किसी भी फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में अगर आप इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम येलो बायोटेक कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है, बी। बी क्यों जरूरी है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, हनी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक। उसके अलावा स्पाइडर हो गया, चींटियां वगैरह हो गई, ये हमारे लिए काम किए, क्यों, ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। येलो बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। ब्राउन बायोटेक क्या है, ब्राउन बायोटेक को हम एरिड बायोटेक भी कहते हैं या फिर डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी। डेजर्ट प्लांट्स या फिर एनिमल्स को डेवलप करने के लिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो तो हम क्या कहते हैं, इसे डेजर्ट बायोटेक कहते हैं। वही ये भी अगेन एग्रीकल्चरल बायोटेक से जुड़ा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, डेजर्ट में क्या समस्या है, पहली हाई टेम्परेचर, दूसरा वाटर की कमी, ठीक। तो इन दोनों समस्याओं से लड़ने के लिए हीट रेजिस्टेंट और ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी के अगर आप पौधे डेवलप करते हो तो फिर ये आपके लिए डेजर्ट बायोटेक बन जाएगी, ठीक। तो अगेन ये ग्रीन बायोटेक का एक सब टाइप भी कह सकते हो, ठीक। फूड प्रोसेसिंग का भी एक सब टाइप बन सकता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सबसे ज्यादा जो है जीरा, जीरा जानते हैं ना अपन, वो स्पाइस में यूज करते हैं। जब हम जीरा की बात करते हैं, जीरा जो है राजस्थान में ग्रो करी जाती है और जीरे की जो वैरायटी इंडिया रिसर्च कर रही है उसकी खास बात यह है, ये बहुत कम पानी में ग्रो कर जाता है। तो राजस्थान के जो कम पानी वाले एरिया में भी आसानी से ग्रो कर जाता है। कैक्टस के कई सारे वेराइटीज रिसर्च करी जा रही है फॉर फूड पर्पस। अब बोलोगे कैक्टस पे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कैक्टस की एक वेराइटी से एक फ्रूट पल्प प्रोड्यूस होता है, आपने सुना ना ड्रैगन फ्रूट, उसको मैन्युफैक्चर करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जो डेजर्ट टाइप वाले एरियाज में रह रहे हैं, ओएसिस के आसपास वाले एरिया में कर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक मेजर ये हो सकता है। तो याद रखें, ब्राउन बायोटेक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज में कहाँ, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर डेजर्ट की जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने के लिए अगर कोई टेक्नोलॉजी करे, तो पेड़ पौधों में तो है ही है, जानवरों तो है ही है, प्लस अगर डेजर्ट में सुधार लाने के लिए भी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सॉइल की फर्टिलिटी आप इंक्रीज करो, क्योंकि जो
डेजर्ट की जो सॉइल होती है वो क्लेई और सैंडी होती है, उसमें किसी तरीके से ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा पाए, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा पाए, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ब्राउन बायोटेक के नाम से जानते हैं। ये बहुत माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं क्योंकि इनका स्कोप उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत स्पेसिफिक लेवल पे काम कर सकते, बस डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट एनिमल्स और डेजर्ट पे, ठीक। लेकिन यह आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सुना ही होगा थार डेजर्ट जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए शायद फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारे काम आ सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी गोल्ड बायोटेक। इसके ऊपर एमपीपीएससी में एक बार सवाल आ चुका है। गोल्ड बायोटेक क्या है? गोल्ड बायोटेक कह लो या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स? अब आपको पता है जो हमारे डीएनए है किस चीज से बनी है? वो कुछ आपने सुना हो ना, एटीजीसी, ठीक है। अब ये बताओ क्या पूरे हमारे डीएनए का कोड को डिकोड कर दिया गया? एटीजीसी कितने हैं, क्या है? ऑफ कोर्स कर दिया गया है। कहाँ स्टोर्ड है? कंप्यूटर में स्टोर्ड है। गूगल सर्च करोगे तो आपको पूरा का पूरा ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस मिल जाएगा। गूगल सर्च करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ईयर 2000 में यूएस और बाकी और 5 कंट्रीज, चाइना, जापान, ठीक, फ्रांस, ऐसे 5 कंट्रीज एंड यूएसए, टोटल 6 कंट्रीज मिलके ह्यूमन के डीएनए को कोड करा था कि इसके अंदर कौन कौन सी जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन में कौन सा एटीजीसी सीक्वेंस मौजूद है, पूरा का पूरा डिकोड करा था और पूरे ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस बनाया था और इसको इंटरनेट पर रिलीज कर दिया था। सिमिलरली कई सारे टेस्ट, कई सारे डायग्नोसिस में ऐसे इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, जीन रिलेटेड, डीएनए रिलेटेड, प्रोटीन रिलेटेड, ये सारी चीजें क्या है, बायोटेक रिलेटेड। इन डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब इसी इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन को आप कहते हो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कई सारे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, लेट्स से एक इंडिविजुअल है, एक मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अपनी अगर मैं बात करूँ, आई एम एलर्जिक, लेट्स से आई एम एलर्जिक टू अ सर्टेन फूड, मुझे पता नहीं लेकिन मैं कई बार उस फूड के कांटेक्ट में जाने अनजाने में आ जाता हूँ, या फिर ऐसे ही मुझे बीमारी हो जाती, बुखार आ जाता है, कुछ इशू आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करके बताता है शायद आपको एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है वो पता नहीं चल पाया लेकिन एलर्जी। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, मेरे बॉडी से सैंपल कलेक्ट करी जाएगी, मेरे डीएनए को स्टडी करा जाएगा। अब डीएनए को कैसे स्टडी करेंगे, इसके लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम आती है, वहाँ पे डीएनए का सैंपल लोड करने के बाद वो डीएनए को पूरा एनालाइज करती है और कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर। अब इस कंप्यूटर स्क्रीन पे खाली वो पूरा का पूरा डीएनए का इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है, मेरे पूरे बॉडी का जो डीएनए उसका डेटा वहाँ पे रिलीज हो गया, जो कि एक बड़ा मेजर चंक है, ठीक। अब ये बन जाता है हमारे लिए क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स को ही हम क्या कहते हैं, गोल्ड बायोटेक या फिर कंप्यूटेशनल बायोटेक भी कहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर प्लस स्टोरिंग, editing and analyzing biotechnological knowledge is known as gold biotech। अच्छा, गोल्ड बायोटेक क्यों कहते हैं? जैसे गोल्ड हैज यूनिक वैल्यू इन द मार्केट, सिमिलरली जो डीएनए का डेटा, प्रोटीन का डेटा, मेडिसिन, ड्रग्स, इनका जो डेटा है ये भी क्या है, गोल्ड की तरह बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसी वजह से हम इसे गोल्ड बायोटेक कहते हैं। नेक्स्ट, पर्पल या फिर वायलेट बायोटेक। ये क्या है, ये वो बायोटेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली में रिसर्च से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उसका लीगल एस्पेक्ट डील करता है। लीगल एस्पेक्ट जैसे कि मान लेते हैं बायोटेक रिसर्च से मैंने एक नई वैक्सीन बनाई है, ठीक। अब मैंने मेहनत करी, मैंने रिसर्च करी है, तो मैं चाहूंगा ना कि ये वैक्सीन मेरी ही हो, कोई और इसका मिसयूज ना करे, कोई इसका डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ना बनाए, तो मैं इसको पेटेंट कराऊंगा। मान लो किसी ने उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बना ली तो कोर्ट केस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे लॉ वगैरह पता होना चाहिए, तो उसके लिए जो बायोटेक आती है वो है वायलेट बायोटेक। इट इज ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन, इन्वेंशन, आईपीआर एंड पेटेंट्स ऑफ बायोटेक। तो किससे जुड़ा हुआ है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो डेटा पब्लिश करी जा रही है, जो बुक्स वगैरह पब्लिश करे जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके अलावा जो नए नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करे जा रहे हैं, जो आईपीआर वगैरह है उससे जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इट इज एसोसिएटेड विद लीगल एस्पेक्ट्स
ऑफ बायोटेक। कहीं कोई बायोटेक का मिसयूज तो नहीं करे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक। लेट्स से एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक दवाई बनाई, ठीक है। अब वो दवाई का पेटेंट लेट से उसने एक एक्स कंपनी को दे दी, और उस कंपनी से उन्होंने एग्रीमेंट करा है, ये कंपनी बस 5 साल के लिए, लेट से हम जैसे 5 साल तक के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो दवाई बनाई। बट मान लो कंपनी 6 साल तक भी बना रही, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा हो गया, तो वहां पे ये वायलेट बायोटेक आ जाए कि भाई तुमने उनका नॉलेज एक्स्ट्रा यूज करा कैसे, क्योंकि लीगली तुम बस 5 साल तक ही यूज कर सकते, पेटेंट का कोई मिसयूज ना करे, कोई फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ना बनाए, ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड या फिर मेडिसिन रिलेटेड रिसर्च रिलेटेड कोई मिसयूज ना हो, उस लीगल एस्पेक्ट को ये डील करता है, वायलेट बायोटेक। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, द लास्ट बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम डार्क या फिर ब्लैक बायोटेक भी कहते हैं। क्या है ये? जब आप बायोटेक का इस्तेमाल करके अगर मास किलिंग करते हो, ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन करते हो, नुकसान कर पहुंचा सकते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, डार्क या फिर ब्लैक बायोटेक। या फिर आप इसे एक और नाम से भी जानते हो, जिसे हम कहते हैं बायो टेररिज्म। क्या है ये? मान लेते हैं कोविड का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये एक एक्सीडेंट नहीं था, एक एक्स कंट्री, अब कोई भी हो सकता है, एक्स कंट्री है, ठीक, इसने रिसर्च करके एक नया वायरस बनाया। क्यों बनाया? वायरस तो बनाया बनाया प्लस उसके वैक्सीन को भी पहले से बना रखा कि मान लो ये अगर वायरस रिलीज होता है तो लोग बीमार पड़ेंगे तो उनको दवाई की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करूंगा मैं, दवाई को अपने लिए रखा रहूंगा इमरजेंसी के तौर। चलो, उसने अपने पास दवाई बना के रख ली और इस वायरस को उस एक्स कंट्री ने रिलीज करा दिया। अब इससे होगा क्या? दुनिया भर के लोग इससे अफेक्ट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा? लोग बीमार पड़ेंगे, उनकी डेथ होगी, लॉस ऑफ लाइफ हो रही है। उसके साथ साथ अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रही है? वीक हो जा रही है, जैसे कि हमने कोविड में देखा, अनगिनत लोगों की मौत हुई, ठीक, ट्रैवल सब कुछ बैन, मार्केट कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, बहुत एक बर्डन बना था। तो अगर इस टाइप का कोई सिनेरी होता है, जब आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज का इस्तेमाल करके अगर इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, मतलब कह सकते हो नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं करो, नेगेटिवली इस्तेमाल करो, तो हम इसे बायो टेररिज्म या फिर ब्लैक बायोटेक्नोलॉजी या फिर डार्क बायोटेक कहते हैं, ठीक। इंडिया और बाकी जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, ऑफिशियली उनका इस चीज पे बैन है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ना हम किसी के ऊपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, ना अगर कोई कंट्री करते तो हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई करी जा रही है। ये है हमारे लिए डार्क बायोटेक। वैसे कई कंट्रीज को कहा जाता है वो बायोटेररिज्म को स्पॉन्सर करते, कहा जाता है, जैसे इट हैज बीन सेड कि जर्मनी ने करा था, ठीक, रशिया करती है ऐसा कहा जाता है, चाइना ने, बोला जा रहा है, ठीक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो सकते हैं कि कोविड वैक्सीन, कोविड का जो वायरस उन्होंने डेवलप करा था फॉर कह सकते हो बायोटेररिज्म के तौर पे ऐसे डेवलप करा था। कई कंट्री स्मॉल पॉक्स, एंथ्रैक्स के ऊपर आज भी रिसर्च कर रहे हैं एज अ बायो वेपन, ऐसा कहा जाता है, लेकिन कॉन्क्रीट प्रूफ किसी के पास है नहीं। बट सिमिलरली अगर ऐसी कोई हम नई तरीके की बीमारी डेवलप करते हैं या फिर कोई पैथोजन डिजाइन करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, यही आपके बन जाता है डार्क बायोटेक, ठीक। होपफुली आपका जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जो अलग अलग टाइप्स, उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इस लेक्चर में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आने वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसके जो अलग एस्पेक्ट्स है, अलग एप्लीकेशंस है, उनको भी डील करें। सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक सो दैट वी कैन judge what else you need and how we need to progress on it. On that note, have a good day. Take care. Thank you.